हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो फर्स्ट पार्ट था डेफिनेशन वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, क्या मीनिंग है इसका? तो यहाँ पर होमो का क्या मीनिंग होता है? तो ये टर्म आपने बहुत जगह स्टडी किया हुआ है, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या मीनिंग होता है होमोजीनियस का? मतलब जिसमें एक ही फेज हो। ठीक है, यहाँ पर तो होमो जो टर्म है, वर्ड है, ये किसको सिग्निफाई करता है? सेम टाइप। क्लियर है यहाँ पर कि सेम टाइप की कंडीशन अगर है तो उसके लिए हम यूज में क्या लेते हैं यहाँ पर? होमो। अब आते हैं यहाँ पर हेट्रो। हेट्रो को भी वही रिलेट किससे करना है यहाँ पर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या मीनिंग होता है हेट्रोजीनियस का? जिसमें एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो। ठीक है यहाँ पर तो हेट्रो का मीनिंग क्या हुआ? मोर देन वन टाइप। अब यहां पर आते हैं कि ये तो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो यहां पर सेम टाइप क्या है और मोर देन वन टाइप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? तो यहां पर मीनिंग है लिगेंड से। तो क्लियर हुआ पॉइंट? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या हुआ? जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक। और जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, यहां पर उनको हम क्लासिफाई क्या करेंगे? यहां पर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसको किसी से प्रीवियस जो आपके पास नॉलेज है उससे अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको वो इजीली लर्न होगा। क्लियर यहाँ पर? तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो हो सकता है हम भूल जाएं, पर माइंड में याद रहेंगे कि होमो का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस हमने स्टडी किया हुआ है। होमो का मीनिंग सेम टाइप, हेट्रो का मीनिंग डिफरेंट टाइप। अब कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? लिगेंड्स की। तो अब हम बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं यहाँ पर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन पर। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसके एग्जांपल पे आते हैं। आपको बहुत सारे आगे एग्जांपल स्टडी करने, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा होमोलैप्टिक होगा और कौन सा हेट्रोलैप्टिक। NiCl4 2-। अब यहां क्लियर है कि निकल सेंट्रल मेटल है, तो जो क्लोरीन अटैच्ड है वो 4 है, सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड है यहां पर। अदर एग्जांपल्स में आते हैं PtCN(4 2-). सेकेंड एग्जांपल में एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, दैट इज साइनाइड। FeOX(3 3-). तो ये भी होमोलैप्टिक हुआ। OX क्या हुआ? अब हमें जो प्रीवियस अभी तक जो आपने स्टडी कर लिया है कोऑर्डिनेशन में, वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। OX देखते ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या नेम है इसका? ऑक्सलेट। और ये डाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पर हम डेंटिसिटी को नहीं चेक करें, हम तो केवल क्या देख रहे हैं कि जितने लिगेंड्स हैं वो सेम टाइप के हैं। तो 3OX अटैच्ड है, ये सेम टाइप के हैं। इसका मतलब ये किस में क्लासिफाई होगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है यहाँ पर डेफिनेशन? ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक complexes. For example, PtNH3 and Cl2। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, क्योंकि सारे लिगेंड सेम टाइप के नहीं है। 2 अमोनिया और 2 क्या आ गया यहाँ पर? क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल CrEn (2)Br2।
ठीक है, यहां पर यहां जो चार्ज आ जाएगा वो 1+। अब यहां पर देखें तो 2 टाइप के डिफरेंट लिगेंड्स क्या है प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल Pt H2O NS3 Py एंड Cl। क्लियर यहां पर? तो ये भी किसमें कैटेगराइज्ड होगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि 4 लिगेंड्स है और 4 के 4 लिगेंड्स क्या हो गए डिफरेंट। तो क्लियर यहां पर ओनली सेम टाइप के लिगेंड्स है तब होमोलैप्टिक, मोर देन 1 टाइप आ जाए चाहे वो 2 आए 3 आए या 4 आए या 5 या 6, ठीक है, यहां पर वो किसमें कैटेगराइज्ड होगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में। तो ये कंप्लीट है ये डेफिनेशन वाला पार्ट, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हम आते हैं डेफिनेशंस में नेक्स्ट पार्ट पर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EN, इसको EN रूल भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर प्रपोज्ड और गिवन बाय सिज्विक, ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये प्रपोज किया था यहां पर। अब आते हैं यहां पर क्या मीनिंग है EN का? इफ ए सेंट्रल मेटल acquires noble gas configuration of its period in periodic table during the formation of complex, then EAN rule is followed by complex formed। क्या मीनिंग है इसका? बात है, इफ अ सेंट्रल मेटल एक्वायर्स noble gas configuration of its period in periodic table during the formation of complex, then EAN rule is followed by complex। क्लियर यहां पर? तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है, फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स है, वो EN रूल को क्या करेगा? फॉलो। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है K4 FeCN6। अब यहां पर अगर हम देखें तो आउटसाइड आयोनिक स्फीयर में क्या गिवन है? पोटेशियम, 4 पोटेशियम गिवन है, तो ओवरऑल प्लस कितना होगा? +4। बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना जाएगा? 4-। 6 साइनाइड पे चार्ज कितना होगा? -6। तो आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना आ गया? +2। क्लियर है यहां तक सबके? अब हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं यहां पर कि Fe पे बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, ठीक है। यहां पर अब इसके लिए हम स्टार्ट किससे करते हैं? मान लेते हैं आपको Fe किस फॉर्म में दिया गया? इनिशियली न्यूट्रल फॉर्म में। अगर न्यूट्रल फॉर्म में गिवन है Fe, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल। क्लियर है यहां पर? क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में एटॉमिक नंबर का मीनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यहां पर अब आते हैं यहां पर ये +2 फॉर्म में गिवन है। अब +2 बनने का मीनिंग क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। तो अब हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे? यहां पर Z माइनस क्या कर देंगे? यहां पर 2। क्लियर हो गया? यहां पर Z - 2 करते ही आपके पास क्या जाएगा? या 2 को मैं जनरल वे में अगर रिटर्न करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आप Fe के पास क्या आ गए? प्लस बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं? जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, और माइनस क्या कर देंगे? 2। तो Fe2+ में अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 24। अब आते हैं जब कॉम्प्लेक्स बना तो 1 साइनाइड ने Fe को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया? डोनेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने पर Fe जो है कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग होने का मीनिंग इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे Fe का भी होल्ड होगा और साइनाइड का भी होल्ड होगा। तो यहां पर हम टोटल साइनाइड कितने गिवन है? 6। 1 साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट, ठीक है। यहां पर तो 6 कितने करेंगे? 12। तो फॉर्मूले के फॉर्म में इसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? अब ये प्लस करेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन? जो Fe या सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एक्वायर कर रहा है, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर,
क्योंकि वन कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना है। क्लियर हो यहां पर? तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करते हैं, आपके पास क्या आ जाएंगे यहां पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय सेंट्रल मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 इंटू क्या जाएगा 6, तो ओवरऑल इसने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए Fe के पास 24 प्लस 12 और क्या यहां पर 36। Fe कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, फोर्थ, और फोर्थ पीरियड की नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स है ये ईएन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया सबके पॉइंट? तो बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाता हूं। तो अगेन यहां पर मैं दोबारा रिटर्न कर रहा हूं कि हम ईएन कैलकुलेट कैसे करेंगे। Z माइनस OS प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z का यहां क्या मीनिंग है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या मेटल। नेक्स्ट आते हैं OS, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप ऑलरेडी हमने स्टडी किए हुए हैं। यहां पर जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल लिगेंड के साथ बनाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये ईएन कैलकुलेशन क्या आ गया आपके पास, फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम ईएन क्या कर सकते हैं यहां पर, कैलकुलेट। क्लियर हो गया यहां पर पॉइंट? अब आते हैं यहां पर कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ईएन रूल, इसको समझते हैं। तो ध्यान से समझो, यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या एक्वायर कर लेगा, सेम पीरियड की नोबल गैस की इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि कॉम्प्लेक्स बना क्यों, फॉर्मेशन क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स का। तो इस कॉम्प्लेक्स को ही हम और ऑब्जर्व करते हैं। Fe पे चार्ज कितना है, 2+। ठीक है, यहां पर 2+ को बैलेंस करने के लिए नेचर में क्या रिक्वायर्ड है, -2। तो Cn माइनस अगर आप 2 ले लो तो +2 बैलेंस हो जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, FeCN होल ट्वाइस। तो अब ध्यान से समझना है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं अब आपको। नेचर में फेरस साइनाइड मिलता है, हमें एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। यहां पर तो फेरस साइनाइड ही बनना चाहिए था ना, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना। तो एक्चुअल में ईएन रूल जो गिवन था, वो प्रपोज्ड रूल ये आया, ये किस बेसिस पे आया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं यहां पर, एक्सप्लेन, कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, ठीक है यहां पर। और ये रीजन इसने क्या बताया कि अगर मान लीजिए फेरस साइनाइड बन रहा है तो Fe पे +2 चार्ज है और 26 से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें Fe का 3d6 और क्या होता है 4s2, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 3d6। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है यहां पर। तो ये स्टेबल नहीं है, तो इसने एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, ये ओनली आयनिक कंपाउंड बना के ही सेटिस्फाई हो जाता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई थी। पर इसने एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, उसी को सिज्विक ने इस रूल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है यहां पर, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू जो सेंट्रल मेटल है अपना कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल कर लेता है, नोबल गैस के इक्वल, उसी पीरियड की नोबल गैस के इक्वल, और क्या हो जाता है यहां पर, स्टेबल। आ गया समझ में यहां पर। तो ईएन रूल बेसिकली किसके लिए आया था यहां पर, टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स बनते क्यों हैं। क्लियर हो गया यहां पर। अब आगे इसमें एक पॉइंट और हम स्टडी करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट हम स्टडी कर रहे हैं ईएन रूल में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ ईएन रूल इज फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स देन इट विल बी स्टेबल। क्लियर यहां पर। हाउएवर दिस रूल इज नॉट फाउंड टू बी वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्सेस। यही इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर। यहां पर इनिशियली जो ईएन रूल गिवन था ये किस बेसिस पे था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे। और आप इसको अगर रिलेट करें केमिकल बॉन्डिंग से तो आपको ऑक्टेट रूल याद आ जाएगा, ठीक है। यहां पर इनिशियली केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन को किससे एक्सप्लेन किया गया था, ऑक्टेट रूल से, ठीक है। यहां पर ये अच्छे से आपको याद आ रहा होगा कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्म करके इधर आयनिक या कोवेलेंट अपना कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल करता है, नोबल गैस के इक्वल, या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 8, उसी को हमने क्या नेम दिया था, ऑक्टेट रूल। पर आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या स्टडी करते हैं कि ऑक्टेट रूल के बहुत सारे क्या यहां पर एक्सेप्शन है, ठीक है यहां पर। तो केमिकल बॉन्डिंग को आप ऑक्टेट रूल से क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन। इसीलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए VBT, ठीक है यहां पर VACPR और MOT थ्योरीज क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
तो ये जो रूल है ये भी इनिशियली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनने के कोज को और उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। क्लियर है यहां पर अब ये वैलिड नहीं है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो अब हम स्टेबिलिटी के लिए ईएन रूल अप्लाई नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ईएन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके सामने टू कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, K4 FeCN होल 6 एंड K3 FeCN होल 6। क्लियर है, यहां पर आपको इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो मुझे जो पता अभी तक स्टेबिलिटी के लिए ईएन रूल वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन में अगर हम जाएंगे तो +4, कॉम्प्लेक्स में -4, -6 और Fe पे चार्ज कितना आ गया +2। अब इसके लिए ईएन काउंट करें हम Fe के लिए, एटॉमिक नंबर 26 माइनस क्या कर देंगे 2 + 12। ठीक है, यहां पर तो यहां पर अगर हम देखें 24 + 12 आंसर क्या आ गया 36, और ये किसके सिमिलर हो गया क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ईएन रूल क्या कर रहा है फॉलो। क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स पे। आउटसाइड 3 पोटेशियम है तो +3, कॉम्प्लेक्स पे 3 -6 और आयरन पे कितना जाएगा +3। अब इसके लिए ईएन काउंट करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस क्या कर देंगे +3 है तो -3 + 2 × 6 12, तो 23 + 12 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35। ये ईएन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है यहां पर, तो ईएन रूल कौन फॉलो करेगा नहीं, ये तो हम काउंटिंग करके आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ईएन रूल के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आना चाहिए फर्स्ट वन, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड वन है। रीजन अभी हमें पता नहीं है, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे तो वहां से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और वहां पर ईएन फैक्टर नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है यहां पर, तो ये ईएन फैक्टर वहां पर नहीं आएगा। इसका रीजन मैं बता देता हूं। रीजन है यहां पर सेंट्रल मेटल पे चार्ज, यहां +2 चार्ज और यहां पर चार्ज क्या है +3, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर हो गया। यहां पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो ईएन रूल इनिशियली किसके लिए प्रपोज्ड किया गया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन क्या है और उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। पर अब ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेज में वैलिड नहीं है, तो हम कॉम्प्लेक्सेज की स्टेबिलिटी को ईएन रूल से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हम केवल क्या कर सकते हैं, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ईएन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो ये हुआ नोट नंबर 1। ठीक है, यहां पर अब आते हैं हम नोट नंबर 2 पर। अब आते हैं यहां पर हम नोट नंबर 2 पर। EAN rule is found to be more valid for non-classical complexes, especially metal carbonyls। तो क्लियर हुआ यहां पर मेटल कार्बोनिल आपके सिलेबस में है। मेटल कार्बोनिल का क्या मीनिंग है, कॉम्प्लेक्सेस जिनमें CO किसका वर्क करता हो, लिगेंड का। ये पूरा हम डिटेल में अलग से स्टडी करेंगे यहां पर। तो EAN रूल मेनली किसके लिए अप्लाई होगा यहां पर, मेटल कार्बोनिल्स के लिए। ठीक है यहां पर, एंड दिस रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन stoichiometry, stability, oxidizing and reducing nature of metal carbonyl complexes। अब आते हैं यहां पर कि ये मेनली मेटल कार्बोनिल्स के लिए एप्लीकेबल होगा और ये नॉन क्लासिकल टाइप का लिगेंड है। ये हमने क्लासिफिकेशन में देखा था लिगेंड्स में। अब इस रूल का यहां पर यूज क्या लेंगे मेटल कार्बोनिल्स के लिए, इनकी स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, मेटल्स के कितने मोल्स हैं और CO के कितने मोल्स प्रेजेंट है फॉर्मूले में।
स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को हम इस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिटेलिंग तो हम कहाँ देखेंगे, मेटल कार्बोनिल्स में, पर हम एक दो एग्जांपल यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। NiCO4 ये मेटल कार्बोनिल है। अब यहाँ पर हम EN रूल अप्लाई करते हैं तो CO पे चार्ज कितना होगा, 0, तो निकल पे भी कितना हो जाएगा, 0। निकल का एटॉमिक नंबर, अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा रिवाइज करवाया है। अभी तक भी अगर प्रिपेयर नहीं है तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। मतलब कोई भी एलिमेंट सामने आते पता लग जाना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, उसका एटॉमिक नंबर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे आंसर हम दे दें। तो निकल कहाँ पर है, 3D सीरीज में, कुंबले ने कप जीता, ठीक है यहाँ पर, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। अब आते हैं वही 2 into 4 कर देंगे यहाँ पर, 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 28 + 8, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 36। इसका मीनिंग ये EN रूल को क्या कर रहा है, फॉलो। तो जो मेटल कार्बोनिल्स EN रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में स्टेबल भी होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए हम EN रूल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, FeCO5 वही 3D सीरीज का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने विराट से मांगी फील्डिंग, 6 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 26 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 2 into 5, तो 26 + 10, आंसर वही क्या गया 36। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री का क्या मीनिंग था, जैसे निकल के साथ जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो CO कितने आ रहे हैं, 4, क्योंकि 4 आने से ये क्या एक्वायर कर रहा है, क्रिप्टॉन के सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर जब Fe है तो स्टोइकियोमेट्री या मोल्स कितना है CO के, 5। क्लियर है यहाँ पर। और एग्जांपल्स देखते हैं, MnCO5, यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, वही 3D सीरीज का मेंबर है ये, प्लस 2 into 5, तो 25 + 10 35। दैट मीन्स ये EN को फॉलो नहीं करेगा, तो ये लेस स्टेबल भी होगा। अब ये लेस स्टेबल होगा तो EN रूल के अकॉर्डिंग ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट किस में हो जाएगा, MnCO5 माइनस, और मैग्नीज के पास अब कॉन्फ़िगरेशन 35 से क्या हो जाएगा 36। तो ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग हुआ या रिड्यूसिंग टाइप का हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो सेल्फ का क्या होगा, सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस, तो रिडक्शन हुआ सेल्फ का। दैट मीन्स ये किसका वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर यहाँ पर। तो हमने नेचर असाइन की इसके यहाँ पर किसके बेसिस पे, EN बेसिस पे, कि MnCO5 नेचर में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम डिटेल में तो मेटल कार्बोनिल अलग से स्टडी करेंगे, पर क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि हम EN रूल अप्लाई करके इनकी स्टोइकियोमेट्री स्टेबल है या नहीं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन से, जिनमें आपको जो कॉम्प्लेक्स गिवन होंगे उनमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो EN रूल को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे EN रूल। जनरली क्वेश्चन जब आएगा तो गिवन कॉम्प्लेक्स में आपको काउंटिंग करके आंसर देना है कि गिवन कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर्मूला आपके पास है, तो गिवन मेटल अगर सेम पीरियड की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है तो EN रूल को फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। क्लियर यहाँ पर। तो अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज फॉलो EN रूल। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से कौन से कॉम्प्लेक्स या संकुल EN रूल का क्या करते हैं, पालन। तो यहाँ पर हमें केवल ये देखना है कि EN रूल फॉलो होगा या नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, K2HgI4। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है, EN कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है, Z - OS + 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और गिवन सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर। अब Hg का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इसके लिए मैं तरीका बता देता हूं। एटॉमिक नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। एक तो नोबल गैसेज के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है नोबल गैसेज, हेमा, नीलम और करीना जीती रहू। हीलियम का कितना होता है 2, 8 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 10, 10 + 8 18, 36, 54, 86 और फिर 32 ऐड कर दें तो 118। ठीक है, यहाँ पर
इसके अलावा डी ब्लॉक्स में फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है सीरीज में उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इसको आप स्टार्ट कहां से करोगे? कैल्शियम से। कैल्शियम का कितना होता है? 20। 3D सीरीज यहां से स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 21। और लास्ट कौन आ रहा है? जिंक 10th नंबर पे है, तो फर्स्ट अगर 21 है तो लास्ट क्या हो जाएगा? 30। स्कैंडियम के जस्ट बिलो कौन है? इट्रियम। 21 में 18 ऐड करो 39, और इधर कौन आ जाएगा? कैडमियम। अगर फर्स्ट 39 है तो 10th एलिमेंट के लिए अपने आप आंसर क्या जाएगा? 48। इट्रियम के जस्ट बिलो कौन है? लेंथेनम। और इधर लास्ट में कौन आ जाएगा? Hg। 39 में 18 ऐड करो 57, और 48 में यहां पर क्योंकि लेंथेनम के बाद क्या आते हैं? 14 लेंथेनॉइड्स, तो यहां पर जो ऐड होगा वो क्या ऐड होगा? 32 48 में, तो ये कितना जाएगा? 80। फिर आते हैं एक्टिनियम, 6D सीरीज में फर्स्ट मेंबर है, और कॉपरनीशियम लास्ट है। 57 में 32 ऐड करो 89, 80 में 32 ऐड करो 112। क्लियर यहां पर? इसके अलावा फिर आपको याद रह जाएगा कि 4F सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 58 से लेके 71, क्योंकि 14th एलिमेंट है, तो फर्स्ट अगर 58 है 4F के लिए, मैं यहां रिटर्न कर देता हूं, लेंथेनॉइड जिनको हम बोलते हैं Ln, ये 58 से लेके कहां तक जाएंगे? 71। और 5F सीरीज या एक्टिनॉइड्स की बात करें 89 के बाद आते हैं, तो 90 से लेके 103। क्लियर हो गया यहां पर? तो ये मोटा मोटा आपके पास एटॉमिक नंबर का आइडिया आ जाना चाहिए। तो Hg की अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक में कहां पर है? ये 3D 4D और 5D सीरीज में सबसे लास्ट में, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 80। अब आते हैं यहां पर, पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। +2 चार्ज है आउटसाइड, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा? 2-। 4I पे चार्ज कितना हो जाएगा? 4-। तो Hg पे चार्ज कितना आ जाएगा? +2। तो 80 - 2 प्लस 2 × 4, तो आपके पास आंसर क्या है? 78 प्लस 8 86। अब 86 सेम पीरियड की नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है क्या? है, ठीक है यहां पर। तो ये रेडॉन का क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स ईएन रूल को क्या करता है? फॉलो। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? राइट साइन। क्लियर हो गया सबके? नेक्स्ट पे आते हैं, CuNH3 4SO4। अब यहां पर देखें तो आउटसाइड हमेशा चार्ज कैलकुलेशन आप सिंपल केटाइन और एनाइन से स्टार्ट करना। तो सल्फेट पे चार्ज कितना है? 2-। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना जाएगा? 2+। अमोनिया पे चार्ज कितना होगा? 0। तो कॉपर पे चार्ज कितना जाएगा? +2। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर, तो 3D सीरीज आपको याद है, ठीक है यहां पर, कुंबले ने कब जीता? इसका एटॉमिक नंबर होगा 29, माइनस क्या कर देंगे? 2 प्लस 2 × 4, तो 27 प्लस 8 35 दैट मीन्स कितना आना चाहिए था? क्रिप्टॉन के सिमिलर लाने के लिए 36। तो ये ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर यहां पर? तो बहुत इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम केवल किस में आएगी? एटॉमिक नंबर, वो आपको पता होने चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकें। इतनी रिवीजन अब हमारा हो जाना चाहिए कि कोई भी गिवन एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर हम रिलेट करते हुए, क्योंकि नंबर है रट नहीं सकते, तो ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि एटॉमिक नंबर कैसे रिलेट करोगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको माइंड में रखना। क्लियर यहां पर? अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। थर्ड गिवन है LiAlH4। तो सबसे पहले चार्ज कैलकुलेशन, लिथियम +1, तो कॉम्प्लेक्स पे 1-। अब यहां पर ये जो है H4, क्योंकि ये लिगेंड है, तो एक डाउट आ सकता है कि हाइड्रोजन पे जनरली चार्ज क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस है या माइनस है या न्यूट्रल है? तो आप इजीली आंसर दे सकते हो, बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी है? H+ में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है यहां पर। हाइड्रोजन अगर एटम है तो इसके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। H- में पेयर होगा, इसका मतलब यहां पर ये किस फॉर्म में है? H- के फॉर्म में। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -4। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना जाएगा? +3। अब हम EN काउंट करते हैं इसके लिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, माइनस क्या कर देंगे? 3 प्लस 2 × 4, तो 10 प्लस 8 18, ठीक है यहां पर। तो ये ऑर्गन के सिमिलर आ गया कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी ईएन रूल को क्या करेगा? फॉलो। क्लियर यहां पर? नेक्स्ट कैलकुलेशन में आते हैं CsFeI4।
सीजीएम सिंपल आइन दिख रहा है मेरे को, हमेशा आपको चार्ज कैलकुलेशन सिंपल एनाइन या केटाइन जो भी गिवन उससे स्टार्ट करना है। तो सीजीएम पे +1, कॉम्प्लेक्स पे 1-, 4i पे क्या चार्ज आ जाएगा -4, तो Fe पे जो चार्ज होगा वो क्या आ जाएगा +3। अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर वही सचिन तेंदुलकर ने विराट से मांगी फील्डिंग, ठीक है, यहां पर कुंबले ने कब जीता, तो ये 6 नंबर पे आता है। तो 26 माइनस क्या कर देंगे 3 + 2 × 4, ठीक है, यहां पर 23 + 8, तो आपके पास ये कितना जाएगा 31, ठीक है यहां पर। तो ये भी ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर, यहां पर यहां क्रॉस लगा दें, यहां जहां नंबर आ रहा है वहां पर क्या लगा दें क्रॉस। क्लियर यहां पर। अब आता है एग्जांपल नंबर 5, CO(C2O4) होल थ्राइस, ये ऑक्सलेट है जिसका सिंबल OX भी होता है। चार्ज कैलकुलेशन करें तो यहां पर डायरेक्टली आपको कॉम्प्लेक्स से गिवन है 3- है, 1 ऑक्सलेट पे क्या चार्ज होता है। अब यहां पर आपको लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तभी आप उसका चार्ज कैलकुलेट कर पाओगे। OX किस में स्टडी किया था हमने, डाइडेंटेट में, जिसपे चार्ज कितना होता है 1 OX पे -2, तो 3 पे कितना जाएगा -6, कोबाल्ट पे +3, ठीक है, यहां पर 3D सीरीज का मेंबर है, ठीक है यहां पर। तो कुंबले ने कब जीता, ये ट्रिक में कौन से नंबर पे आता है 7th, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। तो EN कैलकुलेट करें 27, ठीक है यहां पर माइनस क्या कर देंगे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, +3 में आ गया। अब क्या कर रहा है ये, यहां पर 3OX या ऑक्सलेट है, पर आपको याद है ना यहां पर ऑक्सलेट क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो एक ऑक्सलेट कितने बॉन्ड बनाएगा यहां पर 2, तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6, तो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6। क्लियर है यहां पर, यहां 3 मत कर देना, ये बिल्कुल क्लियर कि डाइडेंटेड है, तो एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर यहां पर, तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 6, और जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं वही क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब कैलकुलेशन करें, ये 24 + 12, तो ये 36, तो ये भी ईएन रूल को क्या करेगा फॉलो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल आ रहा है क्रिप्टॉन के। क्लियर यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, PTNS3PY पिरिडीन है, Br और Cl, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या गिवन है 0, अमोनिया न्यूट्रल होता है, पिरिडीन भी न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, -1, तो प्लेटिनम पे चार्ज कितना आ जाएगा +2। अब इसके लिए हम EN काउंट करते हैं। प्लेटिनम कहां पर है, ला हाफ टमाटर वरना रे ओबामा से इधर पिटवाऊंगा, अगर आपको याद आ रहा हो पिटवाऊंगा। Hg का भी कैलकुलेट किया था, कितना होता है 80, 79, तो इसका कितना हुआ 78, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ 78, माइनस क्या कर देंगे 2। अब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा 4, तो 2 × 4, तो 76 + 8, ठीक है यहां पर आंसर क्या जाएगा 84, ठीक है यहां पर। यहां जो नोबल गैस है वो रेडॉन है, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 86 है, दैट मीन्स ये ईएन रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, PtCl2 EN ऑल ट्वाइस 2+। अब Pt के लिए हमने Z तो कैलकुलेट कर ही लिया है, Z कितना होगा 78। चार्ज अगर हम देखें तो ये EN क्या है इथाइलिन डाईएमीन, न्यूट्रल होता है, -2, ठीक है यहां पर। तो यहां ये कितना जाएगा +4, तो यहां प्लेटिनम +2 में नहीं है +4 में है, ये चार्ज कैलकुलेशन से आपको पता लग जाएगा। तो 78 - 4 प्लस, अब 2 × क्या करना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो EN जो है वो डाइडेंटेड है, एक EN क्लियर यहां पर कितने बॉन्ड बनाएगा 2, तो 2 कितने बनाएंगे 4, 5 और 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा 6। क्लियर यहां पर, तो 74, ठीक है यहां पर +12, क्या आंसर आ जाएगा यहां पर 86, दैट मीन्स ये EN रूल को क्या करेगा फॉलो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, CrCO6, ये मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल है, और CO न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स पे भी 0 चार्ज है, तो क्रोमियम भी कहां होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसका एटॉमिक नंबर सचिन तेंदुलकर विराट से 4th नंबर पे आता है ट्रिक में 3D सीरीज में ये, तो इसके लिए Z कितना हुआ 24 + 2 × 6,
तो 24 प्लस 12 क्या आंसर जाएगा 36। दैट मीन्स ये भी EN को क्या करेगा फॉलो। तो बहुत इजीली आप EN कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम आएगी वो केवल किस में आ सकती है, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में, और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिवीजन से ही आएगा कि हम किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर रिलेट करते हुए फाइंड आउट कर लें। डायरेक्ट रटना तो पॉसिबल ही नहीं है। नोबल गेसेज हो या डी ब्लॉक में फर्स्ट और लास्ट मेंबर से रिलेट करके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करें, ठीक है, यहां पर तो आप इजीली आंसर दे दोगे अगर हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो। क्लियर यहां तक?